हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। और चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 17 की। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट सेशन जो रहा उसमें हम लोगों ने मेगालिथिक बिल्डर्स के बारे में बात की थी, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। यही मेगालिथिक बिल्डर्स धीरे धीरे सेटल होना शुरू करते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कुछ अर्लीस्ट किंगडम्स जो हैं वो साउथ में देखने को मिलेंगे। तो आज हम 3 अर्लीस्ट किंगडम्स के बारे में बात करेंगे साउथ इंडिया में, और वो थे चोलास, चेरास एंड पांड्यास। इनके बारे में ऑब्वियसली डिस्कशन करने से पहले इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्हें सबसे पहले मेंशन कहाँ किया गया, यानी ऐसा कौन सा सोर्स है जो इनके बारे में जिक्र करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो भी कुछ हद तक इन साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बात करती है। दूसरा अशोक का 13th एंड सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट। तो जो सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट है, यानी कि जो उन रॉक एडिक्ट्स के अंदर जो 14 मैसेजेस हैं उनमें से जो सेकेंड मैसेज है और जो 13th मैसेज है उसमें यहाँ पर चोलास, चेरास, पांड्यास एंड सत्यपुत्रास इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो हमारे पास ऑब्वियसली अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, मेगास्थनीज की इंडिका है, एंड इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पीरियड में जब ये 3 किंगडम्स हुआ करते थे उस समय में ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण पोएट्स हुआ करते थे, वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद गैदरिंग करते थे, यानी कि मीटिंग करते थे, मिला करते थे, और उस मिलन को संगम कहा जाता था। उस पीरियड में इन संगम्स के अंदर ये जो तमिल पोएट्स होते थे, राइटर्स होते थे, ग्रामेरियंस होते थे, वो जब ये मिलन करते थे, ये मिलनी करते थे, मीटिंग करते थे, तो उसमें वो कुछ चीज़ें कंपोज करते थे। कोई पोएम कंपोज करता था, कोई ग्रामर जो है उसे कंपोज करता था, और ये जो कॉम्पोजिशंस हैं ये बेसिकली कंपाइलेशन के बाद संगम टेक्स्ट कहलाते हैं। तो संगम टेक्स्ट भी हमारे पास एक अच्छा सोर्स है जो इन साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बताते हैं, बिकॉज ये जितने भी संगम होते थे ये इन्हीं रूलर्स के द्वारा पैटर्नाइज किए गए हैं। ओके, इसके साथ साथ संगम टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे कुछ एपिक्स हैं, सिलापडिकरम, इसके साथ साथ मन्नी मेकले जैसी जो संगम टेक्स्ट में ही काउंट होती हैं, वो भी हमें इन किंगडम्स के बारे में काफ़ी जानकारी देती है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए साउथ इंडियन किंगडम्स को, अर्लीस्ट साउथ इंडियन किंगडम्स को पढ़ा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा इन किंगडम्स के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पांड्यास। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो बाद के किंगडम्स रहे हैं इनमें एक बहुत ही पेक्यूलर हैबिट थी कि ये ऑब्वियसली अपने आप को इस्टेब्लिश करते थे, उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाते थे, फिर ये अपने आप को रिवाइव करते थे। ओके, तो फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं पांड्यन डायनेस्टी की, उसने भी अपने आप को लगभग 2 बार यहाँ पे रिवाइव किया है। ओके, फिलहाल हम लोग फर्स्ट फेज के बारे में बात कर रहे हैं जब पांड्यन डायनेस्टी हुआ करती थी संगम पीरियड के समय में। यहाँ आप देख सकते हैं 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से अर्ली सेंचुरीज यानी कि 1st, 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक पांड्यास जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पर रूल कर रहे थे। और 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से अर्ली सेंचुरी कॉमन एरा तक आप जानते हैं कि नॉर्थ में कितने चेंजेस आए, जैसे कि मौर्यास भी आए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कुषाण, सिंथियंस जैसे इन्वेडर्स भी आए हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ें नॉर्थ में चल रही हैं। उस टाइम पर आप साउथ में पांड्यास को देखेंगे। ओके, सो पांड्यास जो है उनका जो एम्बलम था, उनके स्टेट का जो एम्बलम था वो फिश हुआ करता था। एंड कुछ और जानकारी अगर इन पांड्यास के बारे में देखी जाए तो ये रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, इसके साथ साथ ये चाइना के साथ भी ट्रेड में इन्वॉल्व थे। एंड इसी के कारण यहाँ पे इन लोगों की जो लाइफ थी वो काफ़ी प्रॉस्पेरियस थी। इवन जितने अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें इन साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में जिक्र किया गया है, इन सभी साउथ इंडियन रूलर्स को कॉमन तौर पे मूवेंदर कहा गया है, मूवेंडर्स। ठीक है, ये वर्ड जो है अशोक के इंस्क्रिप्शन में इन रूलर्स को रेफर करने के लिए यूज किया गया है। सो दीज वर पांड्यास। ओके, पांड्यन डायनेस्टी। ऑब्वियसली अर्ली सेंचुरी कॉमन एरा में ये डिक्लाइन होने लग जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को फिर से रिवाइव करते हैं 6th सेंचुरी के आसपास।
एंड फाइनली इनको अगर कोई डिस्ट्रॉय करेगा तो वो होंगे चोल। ओके, ऑब्वियसली इम्पीरियल चोलास जो कि मेडिवल टाइम्स में आते हैं। तो ये है पांड्यास। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम यहाँ पर आ रहा है वो है चोलास का, चोल डायनेस्टी का। एंड ये भी 3rd सेंचुरी के टाइम पर ही हुआ करते थे, जिस समय में नॉर्थ में आपको मौर्य रूल करते हुए देखने को मिलेंगे। इनका जो स्टेट सिंबल था दैट वाज टाइगर। ओके, एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चोलास को इन्हीं के नेबरिंग किंगडम्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर चेर है, यहाँ पे पांड्यास है, इनको यहाँ पे चोलास जो हैं, चोलास एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे इन रूलर्स के द्वारा। एंड अगेन ये अपने आप को रिवाइव करेंगे मेडिवल पीरियड में। सो द थिंग इज, ये चोलास अपने आप को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद ये उरियर जो कावेरी नदी है उसके डेल्टा रीजन में रहना स्टार्ट कर देंगे, जो बची कुची फैमिली होगी। फिर उसी बची कुची फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम विजयालय था, वो ये चीज़ करता है कि वो चोलास को रीस्टोर करता है। एंड ये चोलास मेडिवल पीरियड में एक बार फिर से अपने आप को सामने लेकर आते हैं और इस बार ये एम्पायर क्रिएट करते हैं। पूरा डेक्कन और साउथ का एरिया ये यहाँ पे कवर करते हैं। इवन पांड्यास को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम भी चोलास ने ही किया। ओके, सो ये है चोल जो वापस से अपने आप को रिवाइव करेंगे मेडिवल पीरियड में। अभी के लिए चोलास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम इनके आसपास के किंगडम्स ही करेंगे। नेक्स्ट आती है चेर डायनेस्टी। चेर डायनेस्टी जो है वो केरला पुत्र भी कहलाते थे, क्योंकि ये केरला वाले रीजन में ही इनका रूल हुआ करता था। इनका जो स्टेट सिंबल था वो था बो एंड एरो। ये आपको 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से 3rd सेंचुरी कॉमन एरा के बीच देखने को मिलेंगे। बेसिकली तीनों में से सबसे ज़्यादा लेंथी जो पीरियड रहा वो चेर डायनेस्टी का ही रहा। एंड ये जो चेर थे ये चोल और पांड्यास की ही तरह यहाँ पे ऑब्वियसली इन्वॉल्व थे ट्रेड के अंदर। ऑब्वियसली रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड कर रहे थे, चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे थे। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो चेर हैं उन्हें आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चेर डायनेस्टी में एक बहुत ही पॉपुलर राजा रहा जिसका नाम सेनगुट्टू वन था। सेनगुट्टू वन रेड चेर कहलाता था क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था, डोनेशंस वगैरह काफ़ी करता था। एंड इवन यहाँ पर पटनी कल्ट की शुरुआत भी सेनगुट्टू वन ने ही की। पटनी कल्ट क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। जो संगम टेक्स्ट हैं, जिन संगम टेक्स्ट के ज़रिए हम इन किंगडम्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनमें से एक एपिक है जिसे हम सिल्लापडीकरम कहते हैं। ठीक है, और ये जो सिल्लापडीकरम थी इसके राइटर थे इलांगो अदिगल, जो सेनगुट्टू वन के कंटेम्प्रेरी थे और इसी चेर किंगडम में रहा करते थे। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये 3 कैरेक्टर्स के बारे में है, कोवलन, कनगी और माधवी। कोवलन और कनगी हस्बैंड वाइफ है रेस्पेक्टिवली, और दूसरा जो माधवी है वो एक देवदासी है, यानी वो टेम्पल्स में रहती है और वो डांस करती है। इवन माधवी जो है वो भरतनाट्यम डांसर है एक्चुअली, और वो टेम्पल्स में दासी आट्टम, भरतनाट्यम को दासी आट्टम भी कहते हैं, तो वो दासी आट्टम परफॉर्म किया करती थी। तो कोवलन और कनगी हस्बैंड एंड वाइफ एक दिन टेम्पल में जाते हैं माधवी का डांस देखने। एंड कोवलन इज समवन जो कि माधवी को बहुत पसंद करता है। वो जैसे ही उसके डांस को देखता है, उन ग्रेसफुल मूवमेंट्स को देखता है, तो वो ये तय कर लेता है कि मैं तो अब अपनी रेस्ट ऑफ दी लाइफ जो है वो माधवी के साथ ही बिताऊंगा, और वो अपनी वाइफ कनगी को छोड़कर चला जाता है। कुछ समय के बाद जब उसको रियलाइज होता है कि उसने गलती की, वो वापस आता है। लेकिन ऑब्वियसली एक नृत्यांगना, एक नाचने वाली महिला के साथ समय व्यतीत करने के बाद अगर वो आएगा, तो जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है जो कि ऑब्वियसली यहाँ प्रेवलेंट थी, वो यहाँ उसे एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन कनगी जो है वो अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे एक नए शहर जाकर, मदुराई। मदुराई जो है वो पांड्यन डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। तो मदुराई वो लोग जाते हैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। कोवलन जो है वो नौकरी की तलाश में शहर जाता है, लेकिन कोई उस पर जानबूझकर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है चोरी का, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे जो पांड्यन डायनेस्टी का राजा था वो यहाँ पर कोवलन को मृत्यु दंड दे देता है। ये चीज़ जब कन्नगी को पता चलती है कि उसके हस्बैंड को मार दिया गया है, वो पूरे मदुराई को आग लगा देती है। तो बेसिकली द थिंग इज, इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर
द ओनली वन जो वर्चुअस है, द ओनली वन जो कि धर्म का पूरा पालन करती है, वो है कन्नगी। ओके, उसका हस्बैंड भी पथ से भटका अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टोरी। इसी वजह से कन्नगी जो है वो एक बहुत ही शांत कैरेक्टर है इस पूरे के पूरे एपिक में, लेकिन उसका वही शांत स्वभाव, वही चुप्पी जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हर डायरेक्शन में चिल्लाती हुई देखने को मिल रही है। इसी वजह से ये जो कन्नगी है, इन्हीं से यहाँ पर प्रभावित होकर सेनगुट्टू वन जो है उन्होंने पटनी कल्ट की शुरुआत की थी, यानी कि कन्नगी को आज के समय में साउथ में एज अ गॉडेस पूजा जाता है। एक अच्छी पत्नी के तौर पर उन्होंने अब इस पर्टिकुलर एपिक में उनका कैरेक्टर दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये जो चेर किंगडम है इसे आप देख सकते हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अगर आप नोट करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिलापदिकरम एपिक जो है ये यहाँ पर लिखी गई है चेर डायनेस्टी के अंदर, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि चेरास का पांड्यास के साथ जो कनेक्शन था, जो राइवलरी का कनेक्शन था, वो इस एपिक में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें मदुराई का जो राजा है उसको एक गलत, एक ईविल कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है, जो कि एक निर्दोष की हत्या कर देता है, उसको मृत्यु दंड दे देता है। तो काफ़ी बार ये एपिक सिर्फ कहानियाँ नहीं बताती, बल्कि सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ समझने में हमें मदद करती है। ओके, सो ये कुछ संगम टेक्स्ट हमने देखा, सिलापदिकरम, इसके साथ साथ मणिमेकले, तोलकप्पियम, ये कुछ ऐसे संगम टेक्स्ट हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी मदद करते हैं इस पीरियड को समझने के लिए। इसी वजह से ये पीरियड संगम पीरियड कहलाता है। ओके, जैसे हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था, वैदिक पीरियड में जो वैदिक हिम्स हैं वो उसी पीरियड में कंपोज हुए, लेकिन 3rd-4th सेंचुरी में उन्हें कंपाइल किया गया। वैसे ही संगम पीरियड में जो भी कॉम्पोजिशंस हुए हैं वो इस पीरियड में हुए, लेकिन उनका प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में कंपाइलेशन 3rd-4th सेंचुरी में जाकर हुआ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट संगम पीरियड। हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में इन किंगडम्स के बाद आने वाले जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे, जैसे कि पल्लवास, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप ये पर्टिकुलर पार्ट आपको पसंद आया होगा, और जल्दी से अब हम यहाँ पर ऑब्वियसली अपनी टाइमलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। एज यू ऑल कैन सी दिस थिंग, यस, ये मगधन एम्पायर, हरनक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, उसके बाद मगध पर मौर्य आते हैं, मौर्यास को ख़त्म करके शुंगा, फिर कण्व आते हैं, उसके बाद कण्वास को डिस्ट्रॉय करके डेक्कन वाले रीजन में सातवाहन, सातवाहन्स की जगह वकटक्स, फिर वकटक्स की जगह डेक्कन वाले रीजन में चालुक्य। वहीं नॉर्थ वाले पोर्शन में ऑब्वियसली मौर्यास के बाद यहाँ पर कुछ इन्वेजन्स हुए, जैसे कि इंडो ग्रीक्स हैं, कुशान्स हैं, इंडो सिंथियंस हैं, एंड उसके बाद फिर इन सभी की जगह गुप्ताज ने भी ले ली। एंड गुप्ताज के डिक्लाइनेशन के बाद नॉर्थ वाला हिस्सा वर्धान डायनेस्टी के अंडर चला गया, नॉर्थ वेस्ट वाला हून्स के अंडर चला गया, और डेक्कन वाले रीजन में चालुक्य आ गए। तो चोल, चेर और पांड्यास को आप कहाँ देंगे जगह? आप देंगे मौर्यास के साथ। तो मौर्यास के ये कंटेम्प्रेरी रहे, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना रोल जो है वो काफ़ी लंबे पीरियड तक कंटिन्यू किया है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ एकदम क्लियर है कि ये जो रूलर्स थे साउथ इंडियन किंगडम्स, ये डिक्लाइन होते थे, बट वापस से अपने आप को रिस्टोर करने में, रिवाइव करने में भी कामयाब होते थे। ओके, सो ये पूरा टाइमलाइन जो है वो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हो रही थी, प्लस फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स ऑल्सो, जैसे कि हरनक डायनेस्टी के टाइम पर आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एंशिएंट इंडिया में होती हुई देखने को मिलती हैं। सो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो ऑब्वियसली ट्रांजिशन फेज के बारे में बात करेगा कि कैसे हम लोग प्राचीन से मध्य भारत की ओर ट्रांजिशन करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये सेशन पसंद आया। एंड इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस पर भी मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, जिसमें रिविजिट 10 रेफरल कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने पर 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वैसे तो एक साल का जो नेट पेएबल अमाउंट है इट्स 44,000, लेकिन अगर आप रिविजिट 10 रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली 10% डिस्काउंट मिलता है, और लगभग 39,000 के आसपास आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे। और इसमें खास बात क्या है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन, सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग फुल फ्लेज कोर्सेज जिसके जरिए यूपीएससी सीएससी का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिस्कशंस करेंगे, तब तक के लिए